दोस्तों, सिर्फ मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। आपको ये सोचना होगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका क्या परिणाम आने वाला है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल ये है कि दो व्यक्ति हैं, एक गांव में रहता है और एक कोई रेलवे स्टेशन है शहर का जो कि बहुत ही व्यस्त रहता है। उसके सामने मान लेते हैं कि वो चाय बनाता है। गांव का व्यक्ति मान लेते हैं मिट्टी का बर्तन बनाता है, और जो शहर में व्यक्ति रहता है जो चाय बनाता है, तो दोनों ही अपने कर्म में लगातार लगे हुए हैं, दोनों ही अथक परिश्रम करते हैं। और ये भी आप कह सकते हैं कि जो गांव का व्यक्ति है वो उस व्यक्ति से कहीं अधिक परिश्रम कर रहा है जो कि शहर में चाय बना रहा है। लेकिन जो रिजल्ट आएगा शाम को, आप बताइए कि कौन सा व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। वह व्यक्ति जो व्यस्त रेलवे स्टेशन के बाहर चाय बना रहा है, या वह व्यक्ति जो गांव में पहले कच्ची मिट्टी को तोड़ता है, अपने पाँव से उसे तैयार करता है, उसमें से कंकड़ को छानता है और इसके बाद फिर उसकी लुगदी बनाता है। यह एक बहुत ही मेहनतकश और जटिल प्रक्रिया है। आपने देखा होगा कि प्राय जो ईंट के भट्टे होते हैं वहाँ पर जो मजदूर होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, और वो कड़ी से कड़ी धूप में भी लगे रहते हैं। उनके लिए कोई शेल्टर, कोई छाया भी नहीं होती है। लेकिन जो परिणाम में अंतर आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल अस्पष्ट है। तो यहाँ पर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो किस दिशा में है और उसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि दो स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट भी खूब मेहनत करता है, और लेकिन वो सिर्फ करंट अफेयर कोई पढ़ रहा है या कोई भी एक टॉपिक लेकर उसी में जूझा हुआ है। वो मान लेते हैं कि उसमें वो एक्सपर्ट हो गया है, और जो आपका सिलेबस है उसके मुताबिक बाकी के टॉपिक वो छोड़ दे रहा है। सिर्फ एक टॉपिक पर उसका पूरा का पूरा फोकस है और उस टॉपिक में वो मास्टर बन गया। और दूसरा स्टूडेंट है जो कि हर टॉपिक पर एक बैलेंस बना के चल रहा है। तो यहाँ पर दोनों प्रतिदिन समान घंटे ही काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम में जो एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल आप गेस कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप मेहनत करें, शुरू में आप ये बात जरूर अपने दिमाग में लाएं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम आपको किस रूप में मिलने वाला है। कहीं आप असंतुलित मेहनत तो नहीं कर रहे हैं। तो एक संतुलित और सही दिशा में अगर आप बढ़ेंगे, सफलता तभी आपको मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 16 सितंबर है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि पेट की तैयारी कर लें या फिर टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर लें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दोनों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, और पेट के लिए जो एग्ज़ाम डेट है अब उसमें 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। और टीजीटी के लिए अभी आपके पास लगभग 60 से 90 दिन का समय आपको अभी मिल सकता है, क्योंकि अभी टीजीटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। तो यहाँ पर दोनों में जो मूलभूत अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो पेट की परीक्षा होती है, यह यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो समूह ग और घ की वैकेंसी आती है, ग्रुप सी एंड डी, इसके लिए ये परीक्षा इम्पॉर्टेंट है। और वहीं पर टीजीटी के लिए जो सैलरी है, जो सुविधाएं हैं, वो इन पदों से कहीं अधिक है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि टीजीटी पीएचटी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां हैं, तो दोनों में जो बेसिक अंतर है वो सिर्फ सैलरी का नहीं है। टीजीटी पीएचडी में इस बार पदों की संख्या कम है, और अगर आप उसे विषयवार देखेंगे तो पदों की संख्या हो सकती है कि आपके मुताबिक और भी कम हो सकते हैं, क्योंकि इस बार सिर्फ 4100 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, और ये एक अलग भर्ती है। वहीं पर जो पेट की परीक्षा है वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए होने वाली परीक्षाओं का एक प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी के बाद अगर आप, बाय द वे मैं आप लोगों से कहता हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी खराब हो जाता है, आपका सिलेक्शन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है, तो और आपने अगर पेट की परीक्षा छोड़ दी है, तो इसके बाद क्या होगा। टीजीटी पीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बाद आप यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी ट्रिपल एससी ने कई सारी ऐसी वैकेंसीज पेट 2021 के आधार पर जारी की थी जो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए थी, जैसे कि मुख्य सेविका का है। इसके बाद आपने देखा था एएनएम का पद था। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप पेट की तैयारी कर लेते हैं जिसमें सिर्फ मात्र 1 महीने बचा हुआ है, तो आप टीजीटी की भी आधी तैयारी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि पेट लगभग सारे टॉपिक को कवर करता है जो कि टीजीटी में भी है। जैसे कि अगर आप पेट का जो स्टैटिक जीके है, जिसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं,
ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी भी आपको पढ़नी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो टीजीटी का भी जो भी सिलेबस है, जैसे कि जब आप हिस्ट्री या फिर इकोनॉमी या फिर ज्योग्राफी ये सब पढ़ते हैं तो आपका जो सोशल साइंस का पोर्शन है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरी बात ये कि जब आप पेट की तैयारी करते हैं, मान लेते हैं कि आप मैथ के लिए टीजीटी के लिए आवेदन किए हुए हैं, तो मैथ का जो बेसिक है वो भी पेट में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इससे भी आपको टीजीटी में फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि टीजीटी पीजीटी के बाद आपको बहुत सारी वैकेंसीज जो कि यूपी ट्रिपल एससी अभी जारी करने वाला है, जिसमें लेखपाल भर्ती के लिए भी लगभग 4000 से अधिक पद हैं, नगर निगम के पद हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के पद हैं और जूनियर असिस्टेंट के पद हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसओ, एआरओ और लोअर पीसीएस के भी पद हो सकते हैं। तो ये जो सारे पद हैं, अगर आप पेट की परीक्षा में कम अंक लेकर आते हैं या सिर्फ क्वालिफाई करके आते हैं तो इन पदों पर आप आवेदन करने से चूक जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपके पास मैं जो आपको ऑप्शन देता हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि पेट की परीक्षा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप पेट की परीक्षा छोड़ देते हैं या इसमें आपका कम नंबर आता है, तो आपने देखा था ना पिछली बार लेखपाल भर्ती में पेट परीक्षा पास होते हुए भी बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो पेट की मुख्य लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा थी उसमें शामिल नहीं हो पाए, और तमाम लोग मतलब आपने मेहनत तो की लेकिन जिसके लिए की वो काम नहीं हो पाया। तो यहाँ पर पेट में आपका जो स्कोर है वो कम से कम 65 प्लस लेकर आपको आना है, तभी जाकर आप यकीन मानिए कि जो भर्तियाँ आएंगी यूपी ट्रिपल एससी की ओर से उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो पेट की तैयारी करने से आपकी आधी तैयारी टीजीटी की भी हो जाती है। तो दोनों में संतुलन बना के आपको चलना है। निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे अगर आप पेट के लिए चाहें तो दिन का जो फर्स्ट हाफ है वो पेट के लिए आप रख सकते हैं और सेकेंड हाफ आप अपने विषय टीजीटी के लिए रख सकते हैं। तो पेट में आप कोशिश करें कि ये जो परीक्षा है इसको गंभीरता से लें। अब 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, सिलेबस जो है उसको अपने सामने रखें और सिलेबस के मुताबिक अपनी तैयारी करें। देखिए, दुनिया में कोई भी टीचर हो या फिर दुनिया में कोई भी प्रैक्टिस सेट आप खरीद लें, कोई भी किताब आप खरीद लें, जब तक आप उसकी स्टडी नहीं करेंगे, यानी कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, आपको कोई विशेष फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पेट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, साथ ही साथ टीजीटी की तैयारी करते रहें। टीजीटी में अभी आपको और वक्त मिलेगा, यानी कि जो कुछ कमी रह जाएगी उसको आप पेट के बाद इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दोनों ही परीक्षाएं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग पेट में लग जाइए, पेट की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिए और पेट देने के बाद फिर आप टीजीटी पीजी की तैयारी में लगिए और इसके लिए भी पर्याप्त समय आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है तो उससे घबराइए मत, इससे आपका दिमाग और मजबूत होगा और आपका नॉलेज बढ़ेगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। तो मेहनत के लिए बिल्कुल घबराइए मत, मतलब मन में रखिए कि मेहनत तो हम कर लेंगे, और अगर ये भावना आपके मन में आ गई कि मेहनत तो हम कर लेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि पेट या टीजीटी में दोनों को ही आपको ऑप्ट करना है। पेट की तैयारी आप अच्छे से करेंगे, टीजीटी की लगभग 25% तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके बाद जो समय आपको शेष मिलेगा उसमें आप टीजीटी के लिए, अपने विषय के लिए आप गंभीरता से लग सकते हैं। तो पेट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि इसके आधार पर यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां होने वाली हैं उसका यह प्रवेश द्वार है और इस प्रवेश द्वार को बंद मत होने दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि पेट की तैयारी करनी चाहिए या फिर टीजीटी की। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इस समय के अनुसार चलिए, जो सामने है पहले उसकी तैयारी में लगिए, उसके बाद जो शेष है उसकी तैयारी में भी आप लग सकते हैं। हाँ, दोनों में एक संतुलन बनाते हुए गंभीरता से प्रयास करना है और अपनी मेहनत को एक सही दिशा देना है। जो व्यर्थ की मेहनत आप लोग कर रहे हैं रील्स ब्राउज करने में, बकवास करने में, लोगों से मिलने जुलने में, तो मतलब जो लोग ऐसा करते हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो जो समय आपका वहाँ पर जाया हो रहा है उसको आप अपनी स्टडी में लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप औरों से कई कदम क्या, कई मील आगे रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पे करते हैं डिस्कस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से परीक्षा कराने की मांग, दिया ज्ञापन। तो जूनियर हाई स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट जो कि पहली बार पास थे, सेकेंड राउंड में फेल हो गए रिवाइज रिजल्ट में। अब वो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट था, जो रिजल्ट बनाया गया रिवाइज वाला, बहुत ही घटिया बनाया गया। तो अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पुनः परीक्षा करवाई जाए। मतलब अभ्यर्थी, अब पहले क्या हुआ था, पहले ऐसे अभ्यर्थी असंतुष्ट थे जिन्होंने या जिनको लगता था कि उनके अंक ज़्यादा आ सकते थे, कम अंक आए।
अब ऐसे अभ्यर्थी असंतुष्ट हो गए जो कि पास थे और अब फेल हो गए हैं, तो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल को का जो परिणाम है उसे पूरी तरह से रद्द करके दोबारा से एग्ज़ाम कराने की मांग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। स्नातक में दाखिले के लिए पंजीकरण कल से। तो आपको पता ही है कि CUET का जो अभी एंट्रेंस हुआ था, किसके लिए? स्नातक में प्रवेश के लिए, तो उसका रिजल्ट शायद आ चुका है। आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि रात में 11-12 बजे तक तो नहीं आया था। उसके बाद आया हो तो मैंने अभी सुबह सुबह चेक नहीं किया है, लेकिन रिजल्ट आज या कल में आ जाएगा। इसके बाद जहाँ पर भी आपने आवेदन किया हुआ है वहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको आवेदन करना है एडमिशन के लिए, तो आप वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो मेरिट आपको मिली होगी CUET के आधार पर, उसी के आधार पर फिर क्या होगा कि आपको बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए। तो जो रिजल्ट है उसे आप cuet.samarth.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। और बीएड प्रवेश के लिए काउंसलिंग भी 20 से शुरू हो रही है। तो KP ट्रेनिंग कॉलेज की आचार्य प्रोफेसर अंजना श्रीवास्तव के अनुसार बीएड में दाखिले के लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है। कला वर्ग में सभी श्रेणी के 145 अंक पाने वालों को काउंसलिंग के लिए 20 सितंबर को बुलाया गया है। वहीं विज्ञान वर्ग में 148 अंक पाने वालों को 21 सितंबर को बुलाया गया है। तो बीएड प्रवेश के लिए काउंसलिंग 20 से, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। और PG में प्रवेश प्रारंभ तो MS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में शैक्षिक सत्र 2022-23 में पारा स्नातक में भी दाखिला शुरू हो चुका है। और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 17 जुलाई 2022-23 के लिए प्रवेश की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यह निर्णय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने छात्रों की मांग के आधार पर लिया है। प्रवेश प्रभारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव ने बताया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र समस्त कार्यक्रम के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में 30 सितंबर तक ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए प्रवेश ले सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बीएड के बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है आपको, इसके बारे में आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही कोई डिटेल नोटिफिकेशन आता है उस पर डिस्कशन मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों को आसानी मिल सके। और रोज़ रात 8 बजे आपको याद है ना, आपका GK टेस्ट होता है, जिसमें बहुत कम लोग आते हैं। तो ये जो GK टेस्ट होता है ये फॉर ऑल द अपकमिंग एग्ज़ाम्स है। जैसे कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं वीडियो पुनः परीक्षा की, पेट की तैयारी करना चाहते हैं, या RO की, या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की, या फिर UP पुलिस की, तो ये जो GK का टेस्ट होता है जिसमें हम प्रतिदिन रात 8 बजे आपके लिए 25 MCQs या यूँ कहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, और इसमें प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा और किस टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। तो रात को 8 बजे ये वीडियो लाइव होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच। अब एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।